कुरान शरीफ पे हाथ रख करके कसम खा लें कि जो मेरा दावा है, जो मैंने दिया है या जो मैंने किया है, अगर वो गलत है तो मैं बिना शर्त माफी मांग के उड़ जाऊंगा। मैं ठीक है, ये उनका था मामला। तब हमने कहा कि भाई पिछले 14 साल से हमने तो 1 रुपया भी नहीं लिया और ना दिया था लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है आज भी मेरा यही स्टैंड है। जो हमने समाज के लिए समर्पण कर दिया है, जो वक्फ कर दिया है, उसका फायदा समाज को हो। मेरे लिए तो पहले भी हराम था, मेरे और मेरे बच्चों को उसका प्रॉफिट आज भी हराम है और कल भी रहेगा। तो ठीक है, जब अगर आप नहीं तैयार हो, लेकिन जब मीटिंग हुई उनके घर पे तो 18-20 आदमी के साथ पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में मैंने कहा कि देखिए, पेपर की जहां तक बात है तो फेथ पे सारा काम होता है। आज भी फेथ पे बहुत बड़ा बड़ा कारोबार होता है और वो तो मेरा कारोबार था ही नहीं। मैं शब्बीर अहमद हूँ और लवाम से मेरा ताल्लुक़ है। और अमन एकेडमी जो कायम किया गया है वो मैं और उबैद साहब मिल करके कायम किया हूँ। जाहिर सी बात है, जो अभी हालात चल रहे हैं, जो वाक़यात हैं, उसमें मैं अपनी पूरी बात रखना चाह रहा हूँ और किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाया है वो वाज़ा कर दूँ। पहले मैं शुरुआत से ये बहुत ब्रीफली मैं बताता हूँ कि हम लोग जुड़े, अमन एकेडमी कायम किया और 2010 से पहला बैच स्टार्ट हुआ। पहले बैच का भी जो टीचर्स का इंटरव्यू है वो मुस्लिम स्कूल में हमने सबको अप्लाई करवाया था। वहाँ मैं सिर्फ प्रिंसिपल का ही उसमें सिलेक्शन था। वहाँ सारे बैच का मैंने उस बैच का इंटरव्यू लिया जहाँ 2010 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद चलता रहा, हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। फिर सीबीएसई की नई बिल्डिंग बनी जो कि उस नॉर्म्स के हिसाब से, सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से वो बिल्डिंग बनाया हमने। पूरी टीम हमने दिल्ली से भेजा हुआ था, मैं खुद सिविल इंजीनियर था और उस नॉर्म्स के हिसाब से सीबीएसई की पूरी बिल्डिंग बनी। और उसमें फिर ये हुआ कि ज़मीन कम पड़ रहा है जिसकी वजह से एफिलिएशन चाहिए था। तब उबैद साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई उसमें ज़मीन चाहिए, आप अपनी ज़मीन लिख दें तभी एफिलिएशन मिल पाएगा। तब मैं 1 बीघा, वैसे ऑफिशियली वो 17 कट्ठा 4 दूर ज़मीन है लेकिन पैमाइश में वो 1 बीघा ज़मीन है जो पीछे है स्कूल के। उस बेस पे इनको एफिलिएशन मिला। मैं गया तो रजिस्ट्री भी कर दिया। उस ज़माने में भी मेरा 40,000 रुपया तकरीबन लगा था अपनी ही ज़मीन को अपने स्कूल में करने में। मेरा खुद लाखों रुपया लगा है। उसके अलावा वो सारी टीम एग्जीक्यूशन में, मेहनत में किसी का कोई रोल नहीं है। वो तो मेरा ही अकेले का खड़ा किया हुआ है, हॉस्टल से लेकर बिल्डिंग तक, मेन बिल्डिंग तक जहाँ से शुरू है। ये तकरीबन कमोबेश बस्ती और इलाका भी जानता है। 5 साल शुरू के ठीक ठाक चला, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। और जाहिर सी बात है उस वक्त मेरे हाथ में था वो, उबैद साहब भी थे, चूँकि कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कंटिन्यू मेरा आना जाना था, पूरी टीम यहाँ पे हम रखे हुए थे। 5 साल के बाद उन्होंने कहा था कि भाई मेरे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वो आ जाएं और मेरा भी बोझ कम होगा, चूँकि दिल्ली से बार बार आना जाना हो रहा था। तो 5 साल के बाद इनके बच्चे जब आए तो फिर इनके दोस्त हैं एक, उसको बुला लिया इन्होंने
4 साल जो है वो हम उसको वॉच किए तो लगा कि प्योर बिजनेस की तरफ ये जा रहा है। तो 5, 4, 9 साल हो गया। पिछले 5 साल से हमारी लड़ाई चल रही है इनके साथ। ये लड़ाई नज़रिए की है, सोच की है, कोई हिंसक नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि मैं दिल्ली में रह रहा था, बहुत सारी शिकायतें आने लगी, तब हम इसमें इन्वॉल्व हुए। अगर शिकायतें नहीं आती तो हम इन्वॉल्व भी नहीं होते। लेकिन किस मकसद के तहत खोला गया था, वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। उबैद साहब खुद सऊदी अरब में भी मीटिंग किए हैं अपने गांव इलाके वालों के साथ, बॉम्बे में भी इन्होंने मीटिंग किया, और उसमें भी यही बात थी कि कम पैसे में, मामूली पैसे में बेहतर तालीम देना, हर घर तक तालीम के लिए पहुंचना, इसी मकसद से हम जुड़े ही थे। और बहुत सारे लोग जुड़े थे, जाहिर सी बात है। जो मेन है उसमें हम जुड़े थे, फिजिकली, फाइनेंशियली और मॉनिटरली, ये सारी चीज़ें हमारा ही है उसमें, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे लोग उसमें हैं, यानी कि जो चंदा दिए हैं, अभी भी चंदा आ रहा है कौम के नाम पे, समाज के नाम पे, वो सारा आ रहा है। अब इसमें जब अभी रमज़ान का वाक़या है कि मार्च में हम गए थे, तो वही नए सेशन को लेकर के स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, कि ऐसी ऐसी बातें हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि हम फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, यतीम खाना नहीं खोला है, और ठीक है, बल्कि एक तरह से इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये बिजनेस है, पैसा चाहिए ही चाहिए। देखिए, स्कूल चलाने के लिए पैसा चाहिए, यकीनन बगैर पैसे के कोई भी नहीं चला सकता। हमने भी पैसा वहाँ से भेजा है स्कूल चलाने के लिए, बाकी चीज़ में भी दिया गया है। लेकिन हमें इतना ही पैसा चाहिए जिससे बहुत अच्छे से मेंटेन हो सके, रन कर सके। हमें जाहिर सी बात है, उस स्कूल से हम रेवेन्यू बनाएंगे, दूसरा स्कूल खोलेंगे, तो फिर वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे जिनको हम पढ़ाना चाहते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो कहीं भी पढ़ा लेगा, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो कहाँ से पढ़ाएगा। मकसद तो यही था ना खोलने का। तकरीबन 1400 बच्चे थे, आज की डेट में 750 बच्चे हैं इनके पास। हर साल 50-60 बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं ड्यू टू दैट रीज़न। चूँकि देखिए, सिर्फ फीस नहीं है, फीस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ली जाती है। जब गार्जियन परेशान हो जाता है तो छोड़ दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें हैं, तो बहरहाल फिर वहाँ ये हुआ, यानी वहाँ पे बात हुई, सारी चीज़ हुई, लेकिन उसमें कोई तवज्जो इन्होंने नहीं दिया। फिर इनको कहलवाया गया कि भाई बैठ करके हम लोग बात करें, इसके सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सारा ठीक किया जाए, जो मकसद है वो मकसद कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन बहरहाल नहीं हुए, तो फिर कुछ बीच में जिम्मेदार लोग पड़े उस बीच में। पहले तो इन लोगों ने, इनके साहबजादे ने कह दिया कि नहीं, उनका कुछ नहीं है, और वो तो एज ए कंसल्टेंट काम किए थे, देखना होगा ज़मीन वगैरह दिया है तो पैसा लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन जब मीटिंग हुई उनके घर पे, तो 18-20 आदमी के साथ पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में मैंने कहा कि देखिए, पेपर की जहाँ तक बात है तो फेथ पे सारा काम होता है। आज भी फेथ पे बहुत बड़ा बड़ा कारोबार होता है, और वो तो मेरा कारोबार था ही नहीं। एक समाज के लिए, कौम के लिए एक काम करना था, जो बिना मुफाद के हम उनके साथ जुड़े, और वो भी सिर्फ पैसे से नहीं जुड़े, माने फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी और मॉनिटरली भी। तब वो एक्सेप्ट वहाँ पर किए। जब हमने वहाँ पे मीटिंग रखा, 18-20 आदमी, गांव के मुअज़्ज़िज़ लोग थे, सब लोग थे, और मैंने कहा था कि देखिए, मेरे पास 2 ही प्रूफ है। एक तो ये है कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स है जो समाज में आपकी गिरफ्त होगी, और दूसरा अब खुद सबूत है। अगर आप कुरान शरीफ पे हाथ रख करके कसम खा लें कि जो मेरा दावा है, जो मैंने दिया है या जो मैंने किया है, अगर वो गलत है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांग के उड़ जाऊंगा। मैं कभी नहीं मुड़ के देखूंगा अमन अकेडमी को। जो मैंने दिया है, किया है, वो सब मैं छोड़ दूंगा। लेकिन बहरहाल उनका ज़मीर शायद इस बात का इजाज़त नहीं दिया, और वो सारी चीज़ हमारा एक्सेप्ट किए कि नहीं, इनका पैसा भी लगा है लाखों में, और इनकी मेहनत भी पूरी है, इनकी ज़मीन भी है, ठीक है। 2 कट्ठे में थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ है, जो मेन एंट्री का है, उन्होंने उसमें कन्फ्यूज़न किया है। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, ठीक है, आपने दिया है पैसा या दिया होगा, लेकिन ज़मीन की बात हमने किया है। हमने कहा हाँ, ज़मीन की बात तो आप ही किया था, लेकिन पैसा हमने दिया है। बल्कि उसमें उनको ना डेट याद था, ना रेट याद था, वो सब हमने बताया है उनको कि ये डेट है और ये रेट है। बहरहाल तो वो भी है, वो भी अभी है नहीं क्लियर। वो आज भी कुरान शरीफ पे हाथ रख करके उस 2 कट्ठे के लिए अगर वो कसम खा करके बोल देंगे, तो मैंने बोला हुआ है, मैं उसको छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा। बाकी मेरा पैसा, ज़मीन, ये सब सारी बातें हैं। तब उन्होंने कहा कि देखिए, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको मैनेजमेंट में और ट्रस्ट में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? जो इतना बड़ा डोनर है, इतना बड़ा स्टेक होल्डर है, उसको क्यों नहीं रख सकते हैं? तो नहीं, आपकी सोच और हमारी सोच अलग अलग है, ठीक है ना। आप जैसे पढ़ाना चाहते हैं वैसे हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं।
तो बेहतर है आप एग्जिट प्लान लें। एग्जिट प्लान का मतलब है आपने जितना किया है स्कूल के लिए या जो दिया है, आप सारे का हिसाब जोड़ करके आप ले लें और हट जाए, अलग हो जाए होते हैं। तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए। जब आपने क्लियर कर दिया है कि बिजनेस ही करेंगे और पैसा ही उससे बनाएंगे, तो मेरा जितना लगा है उसका प्रॉफिट तो हमें भी चाहिए। फिर उस प्रॉफिट को आप सीट में कन्वर्ट कर दें, और उसमें सीट में कन्वर्ट करने के बाद 5 आदमी की कमेटी बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे। हम उसको मॉनिटर करेंगे वक्तन फवक्तन, वो डिसाइड करेंगे। तो दोनों तबके के बच्चे पढ़ लेंगे। जिनके पास पैसा है वो आपके उसमें पढ़ लेगा, और जिनके पास पैसा नहीं है वो हमारे कोटे से पढ़ लेगा। हमें तो कुछ चाहिए नहीं। अब चूंकि जब बिजनेस आपने किया है और उससे पैसा आप बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो हमको चाहिए ना। तो उससे वो हमारे कोटे से सारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे। और ये मकसद ही था शुरू से ही कि हम कमज़ोर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलें और हर घर तक हम शिक्षा दें, तालीम दें। ये मेरा मकसद था। अब जाहिर सी बात है फिर दूसरी बार में भी यही बात हुआ। 2 मीटिंग उनके साथ हुई। फाइनली फिर सीट पे बात आई, फिर सीट पे भी कुछ 10-20 की बात आई, फिर 30 तक की बात आई। ठीक है, अब फिर बाद में मना कर दिया उन्होंने कि नहीं हम एग्जिट ही प्लान चाहेंगे, वो आप एग्जिट प्लान ले लें। लेकिन बाद में फिर एक केस हुआ, FIR। जब अवामी मीटिंग हुई, लोगों ने, अवाम ने मीटिंग किया, हम पे दबाव था कि भाई आप लोग क्यों नहीं करते हैं, आपस में बैठते हैं। हमारी तरफ से तो कुछ था नहीं। अवाम ने अपना एक ऑर्गेनाइज किया, उसमें अनाउंस किया अवाम ने कि भाई दोनों आदमी आए, वहाँ पे अपनी अपनी बात रखे। मैं गया, अपनी बात रखा, वो नहीं आए। ठीक है ना। अब उसके बाद उसी बौखलाहट में उन्होंने केस हम पे किया, FIR कर दिया फिरौती एक्सटॉर्शन का, 50,000 रुपया मांगने का। ये साबित अगर हो जाता है तो अवाम भी जो चाहे हमें सजा दे दे। भाई आज तक तो हम, या कोई भी पूरी जिंदगी में किसी को अब बता दे कि मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा हो या हम पे कोई एक केस हो, FIR यहां से लेकर के वहां तक, ये पहला वाकया है कि इन्होंने हम पे केस किया है एक्सटॉर्शन का। अब वो इस हद तक गिर गए हैं कि आप सोच लें कि क्या होगा। जिस आदमी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा डोनर है, आपसे सवाल अगर पूछा गया तो आपने उसको इस तरह से कर दिया। ये हमारी पूरी चीजें हैं। अब यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वसीम ने किया था। वसीम ने जो किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं उस सवाल का मैं एक एक करके मैं जवाब दे देता हूं। वसीम कौन है? वसीम बेसिकली उबैद साहब का लड़का है, और वो वजूद में ही नहीं थे। वसीम, हमारा कोई मामला भी नहीं है उनसे, चूंकि हमारा मामला उबैद साहब से है। और उबैद साहब ही फाउंडर हैं बेसिकली अमन एकेडमी के। और मैं, पहले बात को समझे, अमन फाउंडेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना अमन एकेडमी से है। ये बात मैंने मीटिंग में भी कहा था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अमन फाउंडेशन पहले बन गया। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई भी बना सकता है। 2009 में उन्होंने बनाया। 2010 में जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो या तो अमन फाउंडेशन को रीडिजाइन करना था या दूसरा फाउंडेशन बना करके अमन एकेडमी को डालना था। तरीका तो यही था। उसके बाद वो तो 5-6 साल के बाद जब पूरा स्ट्रक्चर बन गया, तब वसीम की उनके बेटे की एंट्री हुई उबैद साहब के थ्रू कि भाई अब वो इंटरेस्ट ले रहा है। जाहिर सी बात है, उबैद साहब ने पहले ही कहा था कि हम दोनों मिल करके चलाएंगे, आप भी वक्त दे, मैं भी रिटायर करके आऊंगा। और इसी इरादे और वादे के साथ हम उनके साथ जुड़े थे। ठीक है, और यही वजह है कि इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दिया। आज मेरा मामला करोड़ों का है। वसीम की जहां तक सवाल है, तो वसीम तो यहाँ रहते नहीं है, वो तो दिल्ली नहीं, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि वसीम कंटिन्यू दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा आपके बच्चे भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं, मेरा बच्चा भी फ्यूचर देख रहा है। वसीम कुछ नहीं कर सका अपनी जिंदगी में, कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मेरे सामने है। ग्रेजुएशन के बाद 16-17 साल तक खराब किया, कुछ नहीं कर सका। तो एक बन्ना बनाया चीज था, उसको आगे ले गया। लेकिन वेरी फर्स्ट डे जब 2009 में अमन फाउंडेशन बना, तो वो सेटलर भी है, लाइफ टाइम चेयरमैन भी है, और सारे घर के लोग ट्रस्टी हैं। अब उस ट्रस्ट में अगर आपने जोड़ा है तो चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। 7 ट्रस्टी हैं, 4 उनके घर के हैं, उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनका भाई, एक रिलेटिव, और 3 ट्रस्टी जो है वो अलग अलग स्टेट के, एक बंगाल के हैं, एक महाराष्ट्र के हैं, एक यूपी के हैं। अब आप ये बताइए कि आप ऑनेस्ट हैं, तो उसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? उस ट्रस्ट को वही तो होगा ना जो चेक एंड बैलेंस करेगा। जब सारा घर में आपने रख दिया है तो चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? उसमें नजर कौन बनाएगा, कौन रखेगा? और यही नजरिए का फर्क है।
थोड़ी देर के लिए चलिए मान लिया, हालांकि शुरुआत में गलती उवैस साहब खुद किया है कि अमन फाउंडेशन उन्होंने 2009 में बनाया, तो बाद में जब अमन एकेडमी स्टार्ट हुआ तो उसको दूसरे फाउंडेशन बना करके उसमें जोड़ना था या उसको रीडिजाइन करना था। शुरुआत उन्होंने किया है, लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो गलतियां 5 साल तक तो थे ही नहीं वो, इस बीच में उनका लड़का, अब उनका लड़का आ करके वो सारा कब्जा उस पर जमाया, ठीक है, उसको अपने बिजनेस मॉडल पे ले गया, सारी चीज ले गया, फिर अपने दोस्त को वो बुलाया वहां से, सलमान को, उसको प्रिंसिपल बनाया। हालांकि एलिजिबल नहीं है वो, ऑफिशियली प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली वो है, ठीक है ना। तो ये सारा मामला है। और जहां तक वसीम की बात है, तो जो भी वहां पे डोनेशन दिया है वो सिर्फ उवैस साहब के कहने पे, उनके चेहरे पे दिया है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है, मेरे चेहरे पे, जो हमारे अपने लोग हैं, रिश्तेदार सब हैं, उनके चेहरे पे हुआ है। वसीम के चेहरे पे तो है ही नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी सारी चीज बता रहे हैं कि मैं चेयरमैन हूं, मैं ही बात करूंगा। मैं उनसे बात इसलिए भी नहीं करना चाहता हूं और न करूंगा कि मेरे मामला उससे है ही नहीं। अगर आज मैं नहीं होता तो अमन एकेडमी वजूद में नहीं होता, ये आप समझ लें। चूंकि फिजिकली और फाइनेंशियली बहुत कम लोग हैं, एक धुर तो कोई जमीन नहीं देता है, बीघा के हिसाब से मैंने जमीन दिया, लाखों रुपया मेरा खर्च हुआ, मेरी मेहनत, एग्जीक्यूशन आप देख लें, 4 साल 5 साल तक मैं इतना बिजी रहा उसमें, जबकि मेरा अपना भी काम था। अब इस मुकाम तक पहुंच गया है, इवन ये इस हद तक गिर गए हैं कि मेरा बेटा खुद आया हुआ था, वो भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि अंकल ऐसा बोल सकते हैं, किसी दिन मिलेंगे तो बहुत रेस्पेक्टफुली हम पूछेंगे। और इत्तेफाक से मुलाकात हो गई मेरे बेटे की, वो गया, मुलाकात हो गया, और मेरे बेटे ने सलाम कलाम किया और बहुत रेस्पेक्टफुल्ली, अच्छा कैसे है, क्या है। मेरे बेटे ने सवाल किया उनसे कि अंकल आपने जो एक्सटॉर्शन का किया है, क्या आपका कंसेस कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि जिस आदमी ने इतनी कुर्बानी दी हो, आप उस पर इतना बड़ा केस किए हुए हैं, क्या आपका दिल कह रहा है। और मैंने अपने वालिद को देखा है बहुत नज़दीक से कुर्बानी देते हुए, तो अच्छा आओ ना, चलो ना बात करते हैं, चलते हैं। और वो चलते चलते ले गए। उस बीच में 6-7 बार सवाल किया। अब बहुत रिस्पेक्टफुल्ली, बहुत इत्मीनान से बात होती रही। जब वहां पे अपने करीब पहुंचे, घर के करीब, मतलब घर में नहीं, घर के करीब पहुंचे, अपने 3-4 सपोर्टर को उन्होंने देखा तो उनका टोन बदल गया कि नहीं, मैं नहीं बताता, जाओ पूछना है तो अपने बाप से जाकर के पूछो, हाँ रंगदारी मांगा, हाँ जमीन बेचा। जाहिर सी बात है वो भी थोड़ा लाउड हुआ, वरना कोई हिंसा उनसा की बात नहीं है, वो भी थोड़ा लाउड हुआ कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, इस तरह का। मैंने अपने वालिद को देखा, ये सारी बातें हुई, और वो अंदर चले गए और मॉब के हवाले वो करके चले गए। वो मॉब लिंचिंग हो सकती थी उस लड़के की। वो आके गाड़ी में बैठा, चारों तरफ से उसकी गाड़ी को घेर लिया गया। 2-4 आदमी को पता चल गया, चूंकि वो लड़का तो यहाँ रहता नहीं है, लोग जानते नहीं है, कुछ लोग पहचान गए कि वो मेरी गाड़ी को, कि इंजीनियर साहब की गाड़ी है। बहरहाल लोगों ने बचाया उसको, किसी भी तरह वहां से निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। कुछ बदतमीजियां हुई, गाली गुफ्ता हुआ, चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया गया, उस पर लात जूता गाड़ी पे गाली गुफ्ता किया गया। ये कब की घटना है? ये तो बात की है अभी 1-2 महीने पहले, ये डेट सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं उनकी जगह पे रहता, कहाँ पे हुई थी? मदरसा के पास, अगर मैं उनकी जगह पे रहता तो उस बच्चे को कोई भी मेरा आदमी होता, मैं टच नहीं करने देता, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरा भी बच्चा था। सपोज किया कि उनका बच्चा होता और उवैस साहब की जगह पे मैं होता, तो कभी ऐसा नहीं होने देते। ठीक है, हमारी लड़ाई उवैस साहब से है, नजरिए की हो या सोच की हो, यही है, कोई हिंसक लड़ाई तो है नहीं, ठीक है ना। लेकिन उस बच्चे को टच नहीं होने देते। मैं अपने आदमी उससे कहता कि कोई कुछ नहीं उसको बोल सकता है, वो मेरा भी बच्चा है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मौत के हवाले करके। वो तो शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं उस बच्चों के साथ। अब इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद हमें ये सिला मिला। अब सोच सकते हैं कि आगे समाज में कोई करने वाला भी होगा तो कैसे करेगा। हाँ, लेकिन उनके लिए नसीहत जरूर है कि पेपर वर्क कर ले, चूंकि अब यकीन का जमाना नहीं रहा। ये हमें एहसास हुआ और ये मुझे इस बात का बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन फिर वही बात है। इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या जवाब है आपके पास? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो उसने बताया है कि ये निजी संपत्ति है। आपने देखा होगा, ये आप लोगों ने समझाया होगा। जो आपके विपक्षी ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए थे, तो उन आरोपों को आपने भी सुना होगा। उसके बदले में क्या आपके पास जवाब है उनका? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट वाइज करके है कि सबसे पहले उसने कहा कि निजी संपत्ति है। तो कंट्राडिक्शन यहीं पे है कि उनके वालिद या वो लोग एक्सेप्ट किए हमारी सारी चीज़ों को। आप उसको छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं दिया। एक एग्जांपल दे रहे हैं,
इसी बस्ती के लोगों ने अच्छा खासा उनको डोनेट किया है। सालिम साहब ने जमीन दिया 4 कट्ठा, इंपॉर्टेंट जमीन है। नैयर ने पैसा दिया, हर साल देता है। ये तो 2 हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग देते हैं। तो कंट्राडिक्शन तो यही हो गया ना कि निजी संपत्ति कहां से आ गई। बाकी जो मेरा मामला है, जो हमने इतना कुर्बानी दिया, वो भी है सामने में। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना कि एक तरफ वो कह रहा है कि निजी संपत्ति है और दूसरी तरफ वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, रिटर्न में भी एक्सेप्ट कर रहा है और वर्बली भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये सारी चीजें है। और खुद उसमें उसने कहा भी है कि सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का योगदान है। ये खुद वसीम ने भी कहा है। तो निजी संपत्ति कैसे हो गई, पहला सवाल। दूसरा है कि इन्होंने कहा मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं। पिछले 5 साल में जब शुरुआती दौर था तो उस वक्त कमेटी भी थी, मैनेजमेंट कमेटी भी थी, और उसमें मास्टर आसिफ साहब, मास्टर इस्लाम कामिल साहब, ये लोग, मास्टर शाकिर साहब, ये सारे लोग मैनेजमेंट में थे। हमारे साथ मीटिंग होती थी और ये उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, आप उन लोगों से पूछिए। लेकिन वसीम के आने के बाद ये सारी चीज खत्म हो गई। कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं, कोई गांव के लोग नहीं, कुछ नहीं, चूंकि उसको अपना करना था। तो मैनेजमेंट से अलग तो कभी हम रहे ही नहीं। शुरू में मैं हमेशा आता था, कभी कभी, जाहिर सी बात है मैं दिल्ली में था तो रैंडमली इंस्पेक्शन करने आता था। अभी भी 1 साल पहले मैं गया था तो सारे क्लास में मैंने इंस्पेक्शन किया रैंडमली। टीचर्स हैं, कैसा चल रहा है बच्चों का क्लास, आप कैसा पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं, अच्छा चल रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चलता रहा। ठीक है, अभी 1 साल पहले भी बात हुई थी उबैद साहब से कि भाई वो जो भी कमियां, उबैद साहब चूंकि हम कंप्लेन करते थे तो उबैद साहब कहते थे कि ठीक है जो भी कमियां हैं, अब हम भी आ रहे हैं, आप भी आइए। अभी 1 साल पहले उनको दूर किया जाएगा, लेकिन आने के बाद तो देख ही रहे हैं कि ये सब क्या हुआ।